हेलो एवरीवन। आज के हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th के सोशोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशन। ओके, तो हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट से। दिस बुक बिगिन विद अ डिस्कशन अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो हम लोगों का मतलब ये जो बुक है, जो हम लोग सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ये सबसे पहले स्टार्ट किससे होती है? स्टार्ट होती है इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच के इंटरेक्शन को लेकर के। ठीक, कैसे जो इंडिविजुअल और सोसाइटी है वो बिहेव करते हैं, ठीक, कैसे वो एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें। We saw that each of us as individual occupies a place or location in the society. तो हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोग जो एक इंडिविजुअल है वो क्या करता है कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है या एक लोकेशन ऑक्यूपाई करता है, किसमें? एक सोसाइटी में। ठीक, मतलब कि जो इंडिविजुअल है, जो एक व्यक्ति है, वो क्या करेगा? सोसाइटी का पार्ट है। ठीक, उसके लिए कोई क्या है? स्पेस है। ठीक, वो क्या कह रहा है? उस सोसाइटी में रह रहा है। Each one of us has a status and a role or roles, but these are not simply what we as individual choose. तो हर कोई जो इंसान है वो क्या करेगा? उसका एक अपना स्टेटस है सोसाइटी में, एक रोल, मतलब एक रोल भी हो सकते हैं, बहुत सारे रोल्स भी हो सकते हैं। ठीक, और वो क्या करता है? मतलब वो जो इंडिविजुअल के द्वारा चूज नहीं किया जा सकता। ठीक, they are not like roles in a film actor may or may not opt to do. और ये क्या है? ये एज अ फिल्म एक्टर नहीं है जिनको क्या करना है और क्या नहीं करना है ये बताया जाए। ठीक, दे आर सोशल इंस्टीट्यूशन दैट दे आर सोशल इंस्टीट्यूशन दैट कंस्ट्रेन एंड कंट्रोल, पनिश एंड रिवॉर्ड। तो कौन सी चीजें हैं जो इनको कंट्रोल करती है? वो होती है सोशल इंस्टीट्यूशन। वही क्या कर रही है? इनको कंट्रोल करती है। ठीक, वही इनको पनिश करती है, यही उनको क्या करती है? रिवॉर्ड देती है। ठीक, और वही क्या करती है? रेस्ट्रिक्शन लगाती है। They could be macro social institutions like the family, like the uh, just a minute, like the state or micro level like the family. ठीक, अब ये क्या हो सकती है? मैक्रो लेवल पे भी हो सकती है, जैसे मैक्रो पे हो गया स्टेट, उसका माइक्रो पे भी हो सकती है जैसे कि फैमिली। ठीक, मैक्रो मतलब होता है बड़े लेवल पर, माइक्रो मतलब होता है छोटे लेवल पर। तो स्टेट क्या एक बड़ा लेवल है, तो ये क्या है? मैक्रो सोशल इंस्टीट्यूशन में आएगा। और वही माइक्रो फैमिली क्या है? एक छोटा क्या है? छोटा वो है इंस्टीट्यूशन, तो इसलिए क्या है? ये मैक्रो में आएगा। ठीक, here in this chapter we are introduced to social institution and also to how sociology, social anthropology study them. ठीक, तो इसी के बारे में हम लोग क्या करने वाले? पढ़ने वाले। this chapter puts for this chapter puts forth a very brief idea of some of the central ideas where important social institutions are namely located, like family, marriage and kinship, politics and economics, religion and education. ठीक, तो हम लोग क्या करने वाले? इन सब के बारे में पढ़ने वाले, जैसे कि फैमिली, मैरिज के बारे में, किंगशिप के बारे में। ठीक, और उसके बाद पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, रिलीजन और एजुकेशन के बारे में। तो ठीक, तो स्टार्ट करेंगे। In the broadest sense, an institution is something that works according to rules established or at least acknowledging by law or by customs. तो एक इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन दी गई कि एक्चुअली इंस्टीट्यूशन होता है क्या। देखो, इंस्टीट्यूशन क्या है? एक ऐसी चीज है जो कि किसके द्वारा रूल करी जा रही है, जो कि स्टैब्लिश होती है किसी रूल्स के द्वारा। ठीक, कैसे स्टैब्लिश होती है? किसी रूल्स के द्वारा स्टैब्लिश होती है। ठीक, और वो रन कैसे करते हैं? किसी लॉ के द्वारा या कस्टम के द्वारा। ठीक, and whose regular and continuous operation cannot be understood without taking those rules into account. इंस्टीट्यूशन इम्पोज कंस्ट्रेंट ऑन इंडिविजुअल। तो इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? कुछ रिस्ट्रिक्शंस को क्या करती है? इम्पोज करती है इंडिविजुअल्स के ऊपर। दे ऑल्सो प्रोवाइड हिम और हर विद अपॉर्चुनिटीज। और यही जो रिस्ट्रिक्शंस होती है समटाइम क्या करती है? इनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, मतलब इंस्टीट्यूशन भी। ओके, एन इंस्टीट्यूशन कैन ऑल्सो बी व्यूड एज एन एंड इन इटसेल्फ। और इंस्टीट्यूशन को क्या इस टाइप से भी देखा जा सकता है कि वो खुद में ही क्या है? एक एंड है। Indeed, people have viewed family, religion, state or even education as an end in itself. जैसे कि लोग क्या करते हैं? जैसे फैमिली हो गया, रिलीजन हो गया, स्टेट हो गया और एजुकेशन हो गया, इन सबको खुद में ही क्या मानते हैं? ये एक अपने आप में ही क्या है? कंप्लीट और ये एंड है। ओके, we have already seen that there are conflicting and different understanding of concept within the sociology. We may also be introduced to the functionalist and conflict perspective and seen how difficulty they solve the same thing. For instance,
stratification or social control. Not surprisingly, therefore, there are different forms of understanding of social institution as well. ठीक, next क्या है देखें. A functionalist view understands social institution as a complex set of social norms, belief, values, or role relationship that arise in response to the need of the society. तो जो फंक्शनलिस्ट होते हैं, ठीक, जो काम करते हैं, वो क्या मानते हैं कि जो सोशल इंस्टीट्यूशन एक कॉम्प्लेक्स है. ठीक, सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है, कॉम्प्लेक्स सेट है किसका, सोशल नॉर्म्स का. ठीक, बिलीफ्स का, वैल्यूज का, रोल जो रिलेशनशिप होता है उनके, जो कि हम लोग किसकी वजह से अराइज होते हैं, सोसाइटी की नीड की वजह से. ठीक, सोशल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई सोशल नीड्स. तो जो सोशल इंस्टीट्यूशन उनको क्यों हम लोग स्टैब्लिश करते हैं, क्यों वो एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वो ताकि सोशल नीड्स को फुलफिल कर सके. अकॉर्डिंगली वी फाइंड इनफॉर्मल एंड फॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशन इन दिस सोसाइटी. और हम लोग इसी टाइप से क्या करते हैं, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन को भी देखते हैं और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन को भी सोसाइटी में देखते हैं. Institutions such as family, religion are example of informal social institution. ठीक, अब कौन कौन से इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि फैमिली हो गया, रिलीजन हो गया. ठीक, ये सब क्या है, इनफॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशन है. वेयर एज जो कि लॉज हो गए, एजुकेशन हो गई, ये क्या है, फॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशन है. ठीक, ये क्या है, फॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशन. नेक्स्ट देखिए क्या है. A conflict view holds that all individuals are not placed equally in this society. अब क्या है कि जो कन्फ्लिक्ट लोगों के बीच में राइज होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि जो लोग रह रहे हैं सोसाइटी में उनको इक्वल राइट्स नहीं मिलते हैं. ठीक, उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है. ऑल सोशल इंस्टीट्यूशन वेदर फैमिली, रिलीजन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल और एजुकेशनल will operate in the interest of the dominant section of the society, be it class, caste, trade और gender. अब जो सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो मोस्टली, जैसे कि कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशन हो गया, फैमिली हो गया, ठीक, रिलीजियस हो गया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, एजुकेशनल, ये सब किसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, ये करते हैं डोमिनेट सेक्शन के अकॉर्डिंग. मतलब जो ज़्यादा सुपीरियर होंगे, ठीक, जिसका डोमिनेशन ज़्यादा होगा उनके इंटरेस्ट में काम करते हैं. ठीक, अब वो चाहे से किसी के भी बेसिस पे हो सकते हैं, जैसे क्लास में हो गया, ठीक, कास्ट हो गया, ट्राइब हो गया, जेंडर के बेसिस पे हो गया. तो हमेशा जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वो किसके अकॉर्डिंग काम करता है, डोमिनेशन ग्रुप के अकॉर्डिंग. ठीक, जो डोमिनेट ज़्यादा करता है ग्रुप. The dominant social section not only dominates political and economic institutions but also ensures that the ruling class idea becomes the ruling idea of the society. अब जो डोमिनेशन सेक्शन है, ठीक, डोमिनेंट सोशल सेक्शन जो, वो केवल डोमिनेट नहीं करता पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, बट वो क्या करता है, इंश्योर करता है कि जो रूलिंग क्लास जो आइडियाज हैं वो क्या करे, वही आइडियाज हो जाए सबके, पूरी सोसाइटी क्या करे, उनको अकॉर्डिंग फॉलो करे. ठीक, मतलब जो वो आइडियाज इस्टेब्लिश करे, जो वो क्या करे, रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं, वो क्या करे, वो सबको, जो माइनॉरिटी ग्रुप है उसको भी क्या करना है, फॉलो करना है. दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ द आइडिया दैट दे आर जर्नल नीड्स ऑफ द सोसाइटी. As we go about reading this chapter, we see whether you can think of examples to show how social institution constrain and also offer opportunities to individual. ठीक, जैसे जैसे हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, हमें पता चलेगा कि कैसे जो सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो रिस्ट्रिक्शंस भी लगाते हैं पीपल्स पर, वो कैसे मतलब अपॉर्चुनिटीज को भी क्रिएट करते हैं इंडिविजुअल्स के लिए. नोटिस whether they impact different sections of the society unequally. For instance, we could ask, how does the family constraint as well provides opportunities to men and women. जो फैमिली के कंस्ट्रेंट होते हैं वो कैसे, मतलब जो मेन और वुमेन्स को कैसे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं. और हाउ डू पॉलिटिकल और लीगल इंस्टीट्यूशन अफेक्ट्स द प्रिविलेज्ड और डिस्पोजेस्ड. ठीक, और कैसे जो पॉलिटिकल और लीगल इंस्टीट्यूशन है वो कैसे जो क्या होता है, माइनॉरिटी ग्रुप हो गया या फिर अनप्रिविलेज्ड लोग हो गए, उनको कैसे इफेक्ट करते हैं, कैसे उनको हेल्प करता है. ओके, तो देखो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, इसमें है फैमिली, मैरिज एंड किनशिप. ओके, तो हम इसके बारे में क्या करने वाले, पढ़ने वाले. Perhaps no social entity appears more natural than the family. Often we are prone to assume that all families are like the one we live in. ठीक, तो हम लोग को ऐसा मोस्टली क्या किया जाता है, assume किया जाता है कि जितनी भी फैमिली है वो क्या है, वो सभी एक हैं और जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वो रहते हैं. ठीक, no social institution appears more universal and unchanging. Sociology and social anthropology have over many decades conducted field research across cultures to show how the institution of family, marriage and kinship are important in all society, and yet their characters
एंड देयर कैरेक्टर इज डिफरेंट इन डिफरेंट सोसाइटी, ठीक। तो जो सोशोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो क्या करें, बहुत डिकेड्स मतलब बहुत सालों से, डिकेड हो गए 10 years, ठीक, बहुत सारे सालों से क्या कर रहे हैं वो, रिसर्च कर रहे हैं, पर जानना चाह रहे हैं कि कैसे जो फैमिली हो गई, ठीक, मैरिज हो गई, किनशिप हो गई, ये कैसे सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट, और ये कैसे इनके मतलब जो हर सोसाइटी में अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये इन सब में पाई जाती हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, दे हैव ऑल्सो शोन हाउ द फैमिली द प्राइवेट स्फीयर इन इज लिंक टू द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और एजुकेशनल स्फीयर, ठीक। जो कैसे जो हमारी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक, मतलब जैसे कि फैमिली हो गया, वो कैसे बाकी चीज़ों को किस तरीके से वो लिंक है, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, कल्चरल और एजुकेशनल, ठीक। This may remind you of why there is a need to spare and borrow from different disciplines, which we have discussed in chapter 1. Next देखिए, according to the functionalist, the family perhaps performs important tasks. जो फैमिली होती है कुछ इंपॉर्टेंट टास्क को परफॉर्म करती है, विच कंट्रीब्यूट्स टू सोशल बेसिक नीड, जो कि क्या करती है, जो सोसाइटी की बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल करती है, एंड हेल्प परस्पेक्टुएट सोशल ऑर्डर्स, ठीक। The functionalist perspective argues that modern industrial society functions best if women look after the family and men earn the family livelihood. तो क्या है कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उनका ये मानना है कि अगर वुमेन जो होंगी क्या करेंगे, वो फैमिली को ध्यान मतलब फैमिली पे ऊपर ध्यान देंगे, और जो मैन होंगे वो फैमिली के लिए, फैमिली के लाइवलीहुड के लिए अर्न करेंगे, वो तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक। In Indian studies, however, suggest the family need not become nuclear in an industrial pattern of this economy. This is but one example to show how trends based on experience of one society cannot necessarily be generalized. Next, देखिए, the nuclear family is seen as the unit best equipped to handle the demand of industrial society by the functionalists. तो जो न्यूक्लियर फैमिली है वो क्या मानी जाती है, बेस्ट इक्विप्ड मानी जाती है, ताकि हम लोग क्या कर सके, जो डिमांड है इंडस्ट्रीज की उसको क्या कर सके, हम लोग रेगुलेट कर सके। इन सच अ फैमिली वन एडल्ट कैन वर्क आउटसाइड होम वाइल द सेकेंड एडल्ट केयर फॉर द होम एंड द चिल्ड्रन। अब अगर फैमिली में क्या होता है कि एक जो अडल्ट है, ठीक, जो बड़ा है वो क्या करेगा, बाहर जाके काम करेगा, और जो छोटा है वो क्या करेगा, वो मतलब कि फैमिली की केयर करेगा। In practical terms, this specialization of roles within the nuclear family involves the husband adopting the instrumental roles as the breadwinner and the wife assuming the active, effective emotional role in domestic settings. अब क्या होता है, जो हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में अगर देखें तो क्या होता है, जो हस्बैंड होता है वो एज अ इंस्ट्रूमेंटल, ठीक, रोल प्ले करता है, और वहीं पे वाइफ क्या करती है, वाइफ जो होती है काफ़ी इफेक्टिव होती है, इमोशनल रोल प्ले करती है डोमेस्टिक सेटिंग में, मतलब कि घर में, ठीक। This reason is questionable not just because it is gender unjust, but because empirical studies across culture and history shows that it is untrue कि ये जो रीज़न है, मतलब जो हम लोग अभी हम लोग ने पढ़ा कि जो हस्बैंड है वो क्या करेंगे, बाहर जाके काम करेंगे, और जो वाइफ है वो क्या करेंगे, घर की देखभाल करेंगे। ये क्या होता है, ये जेंडर अनइक्वालिटी को शो करता है, ठीक है। और ये किसकी वजह से हमें कैसे पता चला, ये हमें एम्पेरिकल स्टडी से पता चला। एम्पेरिकल स्टडीज मतलब कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ठीक, और हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया उसके थ्रू, ये होता है एम्पेरिकल स्टडी, ठीक। जो हम लोगों ने किस पे किया, कल्चर पे किया, हिस्ट्री को देखा उसमें, तो ये सब पता चला कि ये अनट्रू है, ठीक। Indeed, as you will see in the discussion on work and economy, how is contemporary industries like the garment export, women forms a large part of the labor force, such as separation also suggests that men are necessarily the head of the household. This is not necessarily true as the box which is given below. तो जब हम लोग ये सब स्टडीज़ को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो मेन है वो क्या है, हेड माने जाते हैं हाउस होल्ड के, ठीक। लेकिन पर ये क्या होता है, मोस्टली अभी इन द प्रेजेंट टाइम ये चीज़ें चेंज होती जा रही है, ठीक। वेरिएशन इन द फैमिली फॉर्म, तो अब हम लोग जानने वाले वेरिएशन के बारे में। अ सेंट्रल डिबेट इन द इंडियन हैज़ बीन अबाउट द शिफ्ट फ्रॉम न्यूक्लियर फैमिली टू जॉइंट फैमिली, ठीक। तो क्या है, अब डिबेट जो बन चुका है वो क्या है कि जो शिफ्ट हो रहा है किससे, न्यूक्लियर फैमिली से जॉइंट फैमिली की तरफ। वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ सोशियोलॉजी क्वेश्चंस कॉमन सेंस इंप्रेशंस,
The fact is that nuclear family have always existed in India, particularly among deprived caste and classes. तो जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, ठीक, वो क्या हो रही है, वो स्टार्टिंग से ही इंडिया में एग्जिस्ट करती है, ठीक। जहाँ पे क्या होता है, डिप्राइव कास्ट लोगों को, मतलब जो कास्ट जिनको माना जाता है कि ये छोटी कास्ट के हैं या फिर क्लास के माने जाते हैं, वहाँ पे क्या करती है, ऐसे न्यूक्लियर फैमिली ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। The sociologist A.M. Shah remarks that in the past independent India, the joint family was steadily increased. अगर उनके जो सोशोलॉजिस्ट हैं ए एम शाह, उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो उन्होंने बताया पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के टाइम पर क्या हुआ कि वहाँ पे जॉइंट फैमिली एग्जिस्ट करती थी, वहाँ पे वो इंक्रीज हो रही थी। द कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर इज द इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू हिम। और इसके पीछे का रीजन क्या था, क्योंकि जो वो था क्या, लाइफ जो थी लोगों की, वो क्या होती जा रही थी, इंक्रीज होती जा रही थी। इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 32.5 to 55.4 years for men and from 31.7 to 55.7 years for women during the period from 1941 to 1950 to 1981 to 85, ठीक। तो देखो क्या हुआ कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो क्या होती जा रही थी, इंक्रीज होती जा रही थी। जो पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो क्या थी, 32.5, मतलब कि अगर कोई मैन है तो वो पहले कितने साल जीता था, 32.5, लेकिन पर वो इंक्रीज होकर कितना हो गया था, 55.4, ठीक। ऐसे ही वुमेन्स के लिए क्या हुआ, पहले वो लगभग जीती थी 31.7 ईयर्स, लेकिन पर ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो गई, वो कितनी होगी, 55.7 ईयर्स, ठीक। कब हुई, 1947, 1941 टू 50 से लेकर 1981 से 85, ओके। Consequently, the proportion of the aged people 60 years and the above in the total population has increased. तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो एज पीपल थे उनकी जो प्रोपोर्शन था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। वी हैव टू आस्क, राइट शाह, ठीक। और हमें पूछना पड़ेगा इसके, ये किसने लिखा, शाह ने लिखा। इन वट काइंड ऑफ हाउस होल्ड डू दीज अर्ली पीपल लिव। ये जो अर्ली पीपल थे, ठीक, जो ओल्ड सिटीजन थे, वो कहाँ रहते थे, किस टाइप के घरों में रहते थे। आई सबमिट मोस्ट ऑफ देम लिव इन जॉइंट हाउस होल्ड। तो उन्होंने क्या बताया, ये जो मोस्टली लोग थे ये कहाँ रहते थे, जॉइंट फैमिली में रहते थे। This again is a broad generalization, but in the spite of the sociological perspective, it cautions us against blinding believing in a common sense impression that the joint family is fast eroding, and alert us to need for the careful comparative and empirical study. तो जो ये सारी चीज़ें जैसे चेंज हो रही थी, इसके लिए हमें क्या करना था, कंपैरेटिव स्टडी करनी थी, एम्पेरिकल स्टडी करनी थी, ताकि हमें पता चल सके इन सब के पीछे का रीज़न क्या था, ठीक। कैसे पहले जॉइंट फैमिली एग्जिस्ट करती थी, अब कैसे फिर से न्यूक्लियर से जॉइंट फैमिली में चीज़ें चेंज होती जा रही है। स्टडी हैव शोन हाउ डाइवर्स फैमिली फॉर्म्स एंड फाउंड इन डिफरेंट सोसाइटी। With regard to the rules of residence, some societies are matrilocal in their marriages and family customs, while other are patrilocal. अगर हम लोग देखें, ठीक, जो मतलब स्टार्टिंग से जो कि रूल कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग क्या था, कुछ जो मैरिजेस थी वो क्या थी, मैट्रीलोकल थी, ठीक। और जो कुछ फैमिली कस्टम्स थे वो किसके अकॉर्डिंग थे, पैट्रीलोकल। मतलब कि जो मतलब मैरिजेज में जो कस्टम्स फॉलो किए जाते थे कुछ होते थे मैट्रीलोकल, मतलब कि जो मैट्री मतलब हो गया मदर के साइड से जो होते हैं, और पैट्रीलोकल हो गया जो कि हो गए फादर के साइड से, ठीक। In the first case, the newly married couple stay with the woman's parents, whereas in the second case, the couple live with the men's parents. अब क्या था, जब पहले के टाइम में, जब जो पहला फर्स्ट केस था उसमें क्या होता था, जो न्यूली मैरिड कपल होता था वो किसके घर रहता था, वो वुमेन्स के पेरेंट्स के घर रहता था, ठीक, मतलब लड़की के घर। वहीं जब चीज़ें चेंज हुई सेकंड केस में क्या होने लगा, वहाँ पे जो बाद में न्यूली मैरिड कपल कहाँ रहने लगा, वो रहने लगा मेन के घर पर, ठीक, मेन के पेरेंट्स के घर पर। A patriarchal family structure exists where the men exercise authority and dominance. कहाँ पर पेट्रियार्कल फैमिली स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे मैन क्या होता है, अथॉरिटी, मैन के पास अथॉरिटी होती है, पावर टू टेक डिसीजन, ठीक, किसके पास है, मैन के पास है, और डोमिनेंस है मैन के, ठीक है। एंड मैट्रियार्की वेयर द वुमेन प्ले अ मेजर रोल इन डिसीजन मेकिंग इन द फैमिली। और मैट्रियार्की कब होगी, वो जब मदर की तरफ से कब होगी, जहाँ पे वुमेन ज्यादा रोल प्ले करेगी अपने डिसीजन मेकिंग में, ठीक, मतलब जो वुमेन्स के पास क्या होगा, राइट्स ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू मैन। While matrilineal society exists, the same cannot be claimed about matriarchal society. Next देखिए क्या है, families are linked to social groups, social sphere and family changes.
Often in our everyday life, we look at the families as distinct and separate from other spheres such as economic and political. तो हमारी डेली लाइफ में हम लोग ऐसी काफ़ी सारी फैमिलीज को देखते हैं जो कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्फीयर दोनों से क्या है, सबसे सेपरेट है, अलग है. However, as you will see from yourself, the family, the household and its structure and norms are closely linked to the rest of the society. अगर हम लोग क्या करें, अपनी ही फैमिली की तरफ देखें या अपने एरियाज में देखें तो क्या करेंगे, जो सोसाइटी से वो किस तरीके से लिंक्ड है, वो क्या है, सबके अलग अलग डिफरेंट है वो सब. ठीक. एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल इज दैट आर unintended consequences of the German unification. During the post-unification period in the 1990s, Germany witnessed a rapid decline of marriage because the new German state withdrew all the protection and welfare scheme which was provided to the families prior to the unification. तो जर्मन में क्या हुआ कि लोगों ने जो शादी करना कम कर दिया था. क्यों? क्योंकि जो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाती थी, जो वेलफेयर उनको प्रोवाइड करी जाती थी एक फैमिली को, वो क्या कर दी थी, वो कम कर दी थी. ठीक. With growing sense of economic insecurity, people respond by refusing to marry. तो अगर यही जब लोगों को ये सारी चीज़ें पता चली तो इन लोगों ने क्या किया, उनको फील होने लगा, क्या हुआ कि वो इनसिक्योर है उन सब के लिए, तो उन लोगों ने क्या कर दिया, उन्होंने शादी करने से मना करने लगे वो लोग. ठीक. दिस कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज अ केस ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस. Family and kinship are thus subject to change and transform due to the macroeconomic process, but the direction of change need not always be similar for all countries and religion. तो ये जो फैमिली और किंगशिप है, ये क्या है, सोसाइटी में चेंज लेके आती है, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती है. किस लेवल पे? मैक्रो लेवल, मतलब बहुत बड़े लेवल पे. ठीक. जो डायरेक्शन होता है चेंजेस का, वो हमेशा क्या होता है, सिमिलर नहीं होता है बाकी कंट्रीज के अकॉर्डिंग या बाकी रीजन्स के अकॉर्डिंग. मतलब कि जो चेंजेस हो रहे हैं वो किसी को देख के नहीं हो रहे, वो सारी कंट्रीज या रिलीजन से डिफरेंट होते हैं, वो सबके अपने यूनिक भी हो सकते हैं. Moreover, changes does not mean the complete erosion of the previous norms or structure. अब इसके बाद क्या बताइए, जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक, वो जरूरी नहीं है कि वो जो कंप्लीट इरोजन मतलब पूरी तरीके से खत्म हो जाए, जो प्रीवियस नॉर्म्स थे या स्ट्रक्चर से उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया. बट क्या होता है, चेंजेस एंड कंटिन्यूटी कोएग्जिस्ट. चेंजेस होते हैं और जो कंटिन्यूटी होती है, मतलब जो पहले के ट्रेडिशंस होते हैं, ठीक, जो कल्चर होते हैं, वो सब पहले वाले ही कुछ कंटिन्यू भी होते हैं, कुछ क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं. ठीक. How genderized in is the family. Next देखिए, the belief is that the male child will support the parents in the old age. तो ये माना जाता है कि जो मेल चाइल्ड होगा वो क्या करेगा, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करेगा जब वो बूढ़े हो जाएंगे. And the female child will live on the marriage result in the family investing more in the male child. और जो फीमेल चाइल्ड होगी, ठीक, वो क्या कर देगी, अपनी फैमिली को छोड़ देगी शादी के बाद. तो उसके बाद क्या होगा, तो ताकि उससे क्या कर पाएंगे, जो फैमिली होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा किस में इन्वेस्ट कर पाएगी, मेल चाइल्ड में. In spite the biological fact that the female baby has better chances of survival than the male baby, the rate of infant mortality among female children is higher in comparison to the male children in lower age group in India. तो अगर हम लोग बायोलॉजिकल फैक्ट देखें तो फीमेल बेबी जो होती है उनके पास ज़्यादा चांस होता है सर्वाइवल का एज कम्पेयर टू मेल चाइल्ड. ठीक. इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट देखें तो फीमेल चाइल्ड्स की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेल चाइल्ड. ओके. The institution of marriage. Historically, marriage has been found to exist in a wide variety of forms in different society. It has also been founded to perform different functions. Indeed, the manner in which marriage partners are arranged reveals an astonishing variety of modes and customs. नेक्स्ट हम लोग जानने वाले किसके बारे में, फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस के. मैरिज हैज अ लार्ज वैरायटी ऑफ फॉर्म्स. These forms can be identified on the basis of numbers of partners and rules governing who can marry whom. तो जो फैमिली है, सॉरी मैरिज है, उसमें क्या है, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ रूल्स फॉर्म्स पाए जाते हैं. अब ये क्या करते हैं, ये फॉर्म्स आइडेंटिफाई करते हैं कैसे कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे और कौन गवर्न करेगा मैरिज के रूल्स को. ठीक. इन टर्म्स of the number of partners that can legitimately enter into matrimony.
वी हैव टू फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस, तो हमारे पास कितनी है, दो फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस, जो कि है मोनोगैमी एंड पोलोगैमी, ठीक, पॉलीगैमी। कितनी फॉर्म्स ऑफ मैरिज है, दो फॉर्म्स ऑफ मैरिज हैं, जो कि मोनोगैमी है और पॉलीगैमी है। मोनोगैमी रिस्ट्रिक्ट्स द इंडिविजुअल टू वन स्पाउस एट अ टाइम, ठीक। जो मोनोगैमी उसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति एक टाइम पे एक इंसान से शादी कर सकता है, ठीक। और अंडर दिस सिस्टम एट एनी गिवन टाइम अ मैन कैन हैव ओनली वन वाइफ एंड अ फीमेल कैन हैव ओनली वन हस्बैंड। तो इसका क्या मतलब है, एक समय में केवल एक जो इंसान है, एक जो मैन है, वो केवल एक वाइफ रख सकता है अपने साथ, और जो एक वुमेन है वो क्या कर सकती है, केवल एक ही हस्बैंड से शादी कर सकती है। इवन वेयर पॉलीगैमी इज परमिटेड इन एक्चुअल प्रैक्टिस, मोनोगैमी इज मोर वाइडली प्रिवेलेंट। जो मतलब क्या है कि पॉलीगैमी प्रैक्टिस करी जाती है, लेकिन पर क्या है, जो मोनोगैमी वो ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा प्रिवेलेंट है, ठीक। इन मैनी सोसाइटी इंडिविजुअल्स आर परमिटेड टू मैरी अगेन। काफी सारी ऐसी सोसाइटी है जिसमें क्या है, इंडिविजुअल को ये परमिशन दी गई है ताकि वो फिर से मैरिज कर सकता है, ऑफ्टन ऑन द डेथ ऑफ द फर्स्ट स्पाउस और द आफ्टर डिवोर्स। और ये कब पॉसिबल है, केवल तब जब क्या करता है, जब उसके पहले के जो पार्टनर है उसकी या तो डेथ हो जाती है या फिर वो क्या कर लेता है, डिवोर्स ले लेता है। बट दे कैन नॉट हैव मोर देन वन स्पाउस एट टाइम एंड द सेम टाइम। लेकिन पर उनके पास उनके पास ये परमिशन नहीं है कि वो एट द सेम टाइम वो क्या कर सके, दूसरे इंसान से मैरिज कर सके। सच मोनोगेमियस मैरिजेस आर टर्म्ड एज सीरियल मोनोगैमी। और इसी टाइप की मैरिजेस को क्या बोला जाता है, मोनोगैमियस मैरिजेस को क्या बोला जाता है, सीरियल मोनोगैमी बोला जाता है। Remarriages on the death of a wife have been a norm for men for the most part. But as all of us are aware that the right of upper caste Hindu widows are denied, and the campaign for the remarriages was a major issue in the 19th century reforms movement. तो पहले क्या था, अगर मोस्टली क्या होता था, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो वुमेन्स को ये परमिशन नहीं थी कि वो दोबारा से रीमैरिज कर सके। ये क्या हुआ है, मतलब एक इशू भी रहा है 19th सेंचुरी में वुमेन्स के लिए। इन पर मेल्स को ये परमिशन थी कि अगर वाइफ की डेथ हो जाती तो वो क्या कर सकते हैं, वो दोबारा से शादी कर सकते हैं। What you are probably less aware is that today in the modern India, nearly 10% of all women and 55% uh, of women over 50 years are widows. तो अभी क्या है चेंज में कि मॉडर्न इंडिया में क्या हो रहा है, 10% जो सारी वुमेन्स का जो 10% है, ठीक, कितना 55% क्या होती है, अभी भी क्या है, विडोज है। पॉलीगैमी डिनोट्स मैरिजेस टू मोर देन वन मेड एंड एट अ वन टाइम। अब जो पॉलीगैमी वो क्या होता है, पॉलीगैमी का मतलब होता है हम एक टाइम पर एक से ज्यादा लोगों से शादी कर रहे हैं, ठीक। एंड टेक्स द फॉर्म ऑफ आइदर polyny, one husband with two or more wives, or polyandry, one wife with two or more husband. Polyandry क्या है, जब एक हस्बैंड क्या कर रहा है, एक दो या दो से ज्यादा वाइफ्स के साथ मैरिज कर रहा है। और वही पॉलीएंड्री क्या है, जब फीमेल क्या कर रही है, एक से दो या दो से ज्यादा हस्बैंड के साथ शादी कर रही है। Usually, where economic conditions are harsh, polyandry may be one response of society. जब इकोनॉमिक कंडीशन क्या होती है, खराब होती है, तब पॉलीएंड्री क्या हो सकती है कि एक रिस्पॉन्स हो सकती है सोसाइटी के लिए, ठीक। पॉलीएंड्री मतलब कि जो वाइफ है, जो फीमेल है, वो एक दो या दो से अधिक मेल से शादी कर रही है। सिंस इन सच सिचुएशन अ सिंगल मेल कैन नॉट एडिक्वेटली सपोर्ट अ वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो मेल होता है, एक सिंगल जो मेल है, वो अपने वाइफ को या हस्बैंड को, सॉरी, वाइफ और बच्चों को क्या नहीं सपोर्ट नहीं कर पाते, ठीक। तो इसी के लिए क्या होता है, वो जो फीमेल है वो एक से ज्यादा शादी कर सकती है। ऑल्सो एक्सट्रीम पॉवर्टी कंडीशन प्रेशराइज अ ग्रुप टू लिमिट इट्स पॉपुलेशन, ठीक। तो जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है किसी भी फैमिली की, तो वो क्या करती है, प्रेशराइज करती है कि वो जो अपना फैमिली है उसके ग्रुप को इंक्रीज ना करे, वो कम रखे, ठीक। आप क्या सॉरी, नेक्स्ट देखिए क्या है, द मैटर ऑफ अरेंजिंग मैरिज रूल्स एंड prescriptions. In some society, the decision regarding mate selection are made by parents relative. In some other societies, individuals are relatively free to choose their mates. अब क्या होता है, जो मैरिज से रिलेटिंग रूल्स और रेगुलेशन है वो क्या क्या है, देखो, वो सोसाइटी ऐसी है जिसमें क्या है कि जो मेट सिलेक्शन है, ठीक,
वो किसके द्वारा किया जाता है, पेरेंट्स के द्वारा या फिर रिलेटिव्स के द्वारा। और जो इंडिविजुअल सोसाइटी होती है वो मतलब वो क्या होती है, फ्री होती है। ऐसी कुछ सोसाइटी होती है जिसमें जो मेट्स हैं वो फ्री होते हैं अपने खुद के डिसीजंस लेने के लिए। रूल्स ऑन एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी। इन सम सोसाइटीज दीज रिस्ट्रिक्शन आर substantial, while in other society individual who can or cannot be married are more explicitly and specifically defined. Forms of marriage based on rules governing ineligibility of mates is classified as endogamy and exogamy. तो कुछ फॉर्म्स होते हैं मैरिजेस के, जैसे कि जो रूल्स होते हैं जो कि किसके द्वारा गवर्न किए जा रहे हैं, ठीक, एलिजिबिलिटी है कि नहीं है या नहीं है, मेट कैसे सिलेक्ट होगी, ये सब क्या होते हैं, किसके अंदर आते हैं, एंडोगमी और एक्सोगमी के अंदर आते हैं। देखो एंडोगमी क्या है, एंडोगमी रिक्वायर्स एन इंडिविजुअल टू मैरी विद इन अ कल्चरली डिफाइंड ग्रुप ऑफ विच ही और शी इज ऑलरेडी अ मेंबर। एंडोगेमी क्या होता है, एक ऐसे ग्रुप में शादी करना है कि जिसमें वो क्या है, पहले से किसी को जानती हो, ठीक। फॉर एग्जाम्पल कास्ट, ठीक, जैसे कि कास्ट में मतलब कि अपने कास्ट में शादी करना, ठीक। एंडोगेमी में क्या होता है, एक इंडिविजुअल ऐसे इंसान से शादी करता है जो कि क्या होता है, वो जिसको फैमिलियर हो, जिसको वो जानते हो, ठीक। ओके। एक्सोगेमी क्या है, द रिवर्स ऑफ एंडोगेमी, और एंडोगेमी का उल्टा क्या है, एक्सोगेमी। रिक्वायर्स द इंडिविजुअल टू मैरी आउटसाइड हिज और हर ओन ग्रुप। ये क्या करता है, ये इंडिविजुअल को अलाउ करता है कि वो अपने ग्रुप से निकल के बाहर किसी और ग्रुप से शादी कर सकता है। एंडोगेमी एंड एक्सोगेमी आर इन द रेफरेंस टू सर्टेन kinship units such as clan, caste and racial, ethnic or religious grouping. In India, village exogamy is practiced in certain parts of the North India. अब इन इंडिया में क्या होता है, कुछ विलेज एंड एक्सोगैमी क्या होती है, प्रैक्टिस की जाती है नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक। विलेज एक्सोगैमी इंश्योर्स दैट द डॉटर वर मैरिड इनटू फैमिली फ्रॉम विलेजेस फार अवे फ्रॉम द होम। तो इसमें क्या है, नॉर्दर्न इंडिया में जो विलेज एक्सोगैमी होती है वो इंश्योर करती है कि जो डॉटर की शादी हो एक ऐसी फैमिली में हो जो कि क्या हो, उसका घर, उसके जो उसका विलेज हो वो आप उसके घर से दूर हो। This arrangement ensures smooth transmission and adjustment of the bride into a FEL home without interfering to her kinship. ये क्या इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है स्मूथ ट्रांजिशन को एडजस्ट करने में, एडजस्टमेंट में ब्राइड के, ताकि वो क्या कर सके, एफिनल मतलब जो उसका जिसपे वो घर में शादी करके जा रही है उस पर ज़्यादा ध्यान दे सके एज कम्पेयर टू वो जो खुद का उसका घर है। The geographical distance plus the unequal relationship in the patrilineal system ensures that the marriage daughter did not get to see their parents too often. तो ये जो डिफरेंस मतलब डिस्टेंस है, मतलब कि जो लड़की उसकी शादी दूर होगी उसके घर से, तो ये क्या करता है, वो स्मूथ मतलब जो जहाँ पे वो रह रही है उसके रिलेशंस को स्ट्रांग बनाता है, और जो ताकि वो अपने पेरेंट्स को बार बार ना देख पाए, ठीक। और इसके लिए भी क्या किया जाता है, दूर की जाती है शादी। Thus, parenting from natal home was a sad occasion and is the theme of folk dance, which depicts the pain of the departure. तो ये जो होता है कि जो फीमेल है वो क्या कर रही है, अपने घर से बहुत दूर जा रही है, तो ये क्या है, एक सैड ओकेशन है, और ये क्या करती है, ये पेन को शो करता है डिपार्चर के, मतलब एक लड़की के उसके पेरेंट्स से दूर होना, ठीक, इस चीज को। नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पे, ये फॉक सॉन्ग दिया आई थिंक, ये आप बाद में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, डिफाइनिंग सम बेसिक कंसेप्ट पर्टिकुलरली दोज ऑफ फैमिली, किनशिप एंड मैरिज। अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन डायरेक्टली लिंक्ड बाय किन कनेक्शन एंड फैमिली क्या है, एक ऐसा ग्रुप है जो कि किसके द्वारा कनेक्टेड है, लिंक्ड है डायरेक्टली किन कनेक्शन के द्वारा। द अडल्ट मेंबर ऑफ विच इंश्योर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कैरिंग फॉर चिल्ड्रन। जो अडल्ट मेंबर होगा उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो जो बच्चे हैं उसके ध्यान रखें, ठीक। Kinship ties are connection between individual established either through marriage or through the line of descent that connects blood relative, mother, father, sibling, offspring, etc. अब जो किनशिप है वो क्या करता है, कनेक्शन बना के रखता है, वो जोड़ के रखता है, ठीक। इसको इंडिविजुअल को आइदर थ्रू मैरिज, या तो फिर वो मैरिज के थ्रू, या फिर वो क्या कर सकता है, ब्लड रिलेशनशिप के थ्रू, जैसे कि फादर मदर को उनके बच्चों से, सिबलिंग्स को, ठीक है, एक दूसरे से, इन सबको क्या करता है, वो जोड़ के रखता है, ठीक। मैरिज कैन बी डिफाइंड एज द सोशली एक्नॉलेज्ड एंड अप्रूव्ड सेक्सुअल यूनिफॉर्म बिटवीन द टू एडल्ट्स।
अब क्या है, जो मैरिज है वो डिफाइन किया जाता है एज अ सोशली एक्नॉलेज, मतलब एक ऐसा सोशल ग्रुप जो कि क्या क्या जिसको अप्रूवल प्रोवाइड किया गया है सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए, ठीक, बिटवीन टू एडल्ट, मेल एंड फीमेल। व्हेन टू पीपल मैरी दे बिकम किंग टू वन अनदर, किन टू वन अनदर, जब दो लोग शादी करते हैं तो वो एक दूसरे के लिए क्या बन जाते हैं, किन बन जाते हैं, ठीक। द मैरिज बॉन्ड्स ऑल्सो हावर्ड कनेक्ट्स टुगेदर अ वाइडर रेंज ऑफ पीपल, parents, brothers, sisters, and other blood relatives become relatives of partners through marriage। तो ये जो पेरेंट्स हो गए, ब्रदर्स हो गए, ये क्या हो जाते हैं, और जो अदर ब्लड रिलेटिव है वो क्या हो जाते हैं, वो एक रिलेशन में आ जाते हैं, ठीक, किसके थ्रू, मैरिज के थ्रू। द फैमिली ऑफ बर्थ इज कॉल्ड फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड द फैमिली इन विच अ पर्सन इज मैरिड इज कॉल्ड द फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, ठीक। जो फैमिली ऑफ बर्थ है उसको क्या कहा जाता है, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, मतलब जान पहचान करना फैमिली से। और लेकिन वह फैमिली इन विच अ पर्सन इज मैरिड वो क्या कहलाता है, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, जो जिस फैमिली में किसी ने शादी करी है वो क्या होता है, प्रोक्रिएशन, मतलब कि आगे जनरेशन को इंक्रीज करते जाना। द किन हु आर रिलेटेड थ्रू ब्लड आर कॉल्ड consanguineous king, while the king who are related through marriage are called affine। As we move on the next section on work and economic institution, you will notice how the family and economic life are closely interconnected। हम लोग किसके बारे में जानने वाले हैं, वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ के बारे में, ओके। देखिए क्या है, व्हाट इज वर्क, वर्क क्या है। एज चाइल्ड एंड यंग स्टूडेंट वी इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ वर्क what kind of work we will do when we grow up। तो हम एज अ एडल्ट और चाइल्ड क्या सोचते हैं कि जब हम लोग बड़े हो जाएंगे तो किस टाइप का काम करना पसंद करेंगे। वर्क हियर क्वाइट क्लियर रेफर्स टू पेड एम्प्लॉयमेंट। तो वर्क का क्या मतलब है, पेड एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि अगर हम कुछ काम करें तो उसके लिए हमें क्या दिए जा रहे हैं, वेजेस प्रोवाइड हो रहा है। दिस इज मोस्ट वाइडली अंडरस्टूड सेंस ऑफ वर्क इन मॉडर्न टाइम। और इसी का मतलब जो मॉडर्न टाइम है वर्क का मतलब यही समझा जाता है कि हम लोग क्या है, पेड एम्प्लॉयमेंट, हम लोग क्या करें, पेड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक। दिस इन फैक्ट इज एन ओवर सिंप्लीफाइड व्यूज। मैनी टाइप्स ऑफ वर्क डू नॉट कन्फॉर्म टू द आइडिया ऑफ पेड एम्प्लॉयमेंट। कुछ ऐसे टाइप भी वर्क होते हैं जो कि जिसमें हमें क्या होता है, हमें पेड एम्प्लॉयमेंट, मतलब हम लोग पेड एम्प्लॉयड नहीं होते, ठीक। मच ऑफ द वर्क्स डन इन द इनफॉर्मल इकोनॉमी फॉर एग्जाम्पल इज नॉट रिकॉर्डेड इन मैनी डायरेक्ट वे ऑफ द इन द ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स, ठीक। ऐसे बहुत सारे काम है जो कि इनफॉर्मल मतलब इनफॉर्मली करे जाते हैं, जो कि ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स में रिकॉर्ड नहीं होते। द टर्म इनफॉर्मल इकोनॉमिक रेफर्स टू द ट्रांजेक्शंस आउटसाइड द स्फीयर ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। इनफॉर्मल इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है, ऐसे ट्रांजेक्शंस, ठीक, जो ऐसे काम जो कि क्या है, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट्स के बाहर है, ठीक। sometimes involving exchange of cash for service provided but also often involves the direct exchange of goods and services, ठीक। जैसे कि क्या हो गया, मोस्टली क्या होता है, हम लोग यूज करते किस चीज का, मनी का, किसके लिए, जो हम लोग कुछ भी हम अगर सर्विस ले रहे हैं या फिर कुछ गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स ले रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करें, कैश प्रोवाइड करें। बट पहले क्या था, बाटर सिस्टम। तो बाटर सिस्टम में हम लोग क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे गुड्स एंड सर्विसेज का। तो ये सारी चीजें क्या है, रिकॉर्ड नहीं होती है। We can define work whether paid or unpaid. They as they carry out the task require the expenditure on the mental and the physical efforts, which has as its objective the production of goods and services that caters human needs, ठीक। तो क्या बताया गया है, जस्ट अ मिनट, देखिए हम लोग वर्क को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो पेड है या अनपेड है। वो हम लोग उसके ऊपर डिफाइन करते हैं कि उसको जो टास्क को परफॉर्म करने में कितना एक्सपेंडिचर है, वो चाहे से मेंटल भी हो सकता है या फिर कि फिजिकल एफर्ट भी हो सकता है, ठीक। कि अगर हम लोग कोई काम करें तो वो मेंटली परफॉर्म करें या फिजिकली परफॉर्म करें। ये क्या होता है, अब इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ताकि हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सके और ह्यूमन नीड्स को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ वर्क एंड डिवीजन ऑफ लेबर। अब क्या है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ वर्क एंड डिवीजन ऑफ लेबर, देखिए इन प्री मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ सोसाइटी मोस्ट पीपल वर्क इन द फील्ड और all carried for the livelihood stock. In the industrially developed society, only a tiny proportion of the population work in agriculture and farming itself has become industrialized. क्या होता था, देखो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सॉरी, पहले क्या होता था,
लोग जो थे मोस्टली किस में काम करते थे, फील्ड में काम करते थे और लाइवली स्टॉक में, लाइवली स्टॉक मतलब हो गया पशुपालन में, ठीक, इन सब में काम करते थे। लेकिन पर जैसे इंडस्ट्रियल सोसाइटी डेवलप होने लगी, वहाँ पे पॉपुलेशन क्या होने लगी, उनका प्रोपोर्शन क्या होने कम होने लगा एग्रीकल्चर फील्ड में, फार्मिंग के फील्ड में, ठीक, उन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज कर लिया कि मतलब वो इंडस्ट्रीज की तरफ मूव करने लगे। इट इज कैरिड ऑन लार्जली बाय मीन्स और मीन्स ऑफ मशीन रेदर देन द ह्यूमन हैंड। अब जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होने लगे वो किसके बेसिस पे होने लगी, मशीन्स के बेसिस पे प्रोड्यूस होने लगी, ना कि ह्यूमन मेड, मतलब कि लोग उसे अब नहीं बना रहे थे बल्कि कौन बना रहा था, मशीन बना रही थी। इन अ कंट्री लाइक इंडिया द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू इवॉल्व इन रूरल एग्रीकल्चर और अदर रूरल बेस्ड ऑक्यूपेशन। अब जो हमारी कंट्री क्या है, वो वहाँ पे मोस्टली जो पॉपुलेशन थी क्या थी, रूरल थी, ठीक, तो वो लोग किस में इन्वॉल्व थे, वो रूरल एग्रीकल्चर मतलब खेती में इन्वॉल्व थे, और जो रूरल से रिलेटेड ऑक्यूपेशन होते हैं, ठीक, जैसे डेयरी हो गया, ठीक, और फार्मिंग हो गया, ये सारी चीज़ों में, गार्डनिंग हो गया, ये सब में क्या थे, उनके ये मेन ऑक्यूपेशन थे। दे आर अदर ट्रेंड्स इन इंडिया टू, फॉर इंस्टेंस एन एक्सप्रेशन ऑफ दी सर्विसेज सेक्टर, ठीक। देखिए क्या है, वन ऑफ द मोस्ट distinctive characteristics of the economic system of modern society is the extension of the highly complex division of labor। अब क्या हुआ, जैसे जैसे मतलब कि इकोनॉमिक चेंज होने लगी, उसमें क्या होने लगा कि जो डिवीजन ऑफ लेबर था वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता गया। वर्क हैव बीन डिवाइडेड इनटू एन एनॉर्मस नंबर ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशन विच पीपल स्पेशलाइज्ड। आज जो वर्क था वो क्या होने लगा, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट ऑक्यूपेशन में डिवाइड होने लगा, जिसमें कि क्या थे, लोग स्पेशलाइज थे, जो उनका इंटरेस्ट का काम था। इन ट्रेडिशनल सोसाइटी नॉन एग्रीकल्चर वर्क एंटाइटल द मास्टरी ऑफ अ क्राफ्ट। इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में क्या था, नॉन जो एग्रीकल्चर वर्कर्स थे वो किस में थे, मोस्टली इंगेज थे हैंडीक्राफ्ट्स में, ठीक, वो मास्टर थे क्राफ्ट के। क्राफ्ट स्किल्स वर लर्न थ्रू अ लेंथी पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप, ठीक, जो क्राफ्ट स्किल थी मतलब, ठीक, वो क्या थी, बहुत लंबे टाइम से वो लोग सीखते थे, उसी को आगे क्या करते थे, कंटिन्यू करते। द वर्कर्स नॉर्मली कैरिड आउट ऑल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। और जो वर्कर्स होते थे वो क्या करते थे, उसको अच्छे से सीख के जो भी इनका प्रोडक्शन प्रोसेस होता था उसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा कंप्लीट करते। मॉडर्न सोसाइटी ऑल्सो विटनेस अ शिफ्ट इन द लोकेशन ऑफ द वर्कर। अब मॉडर्न सोसाइटी में और क्या क्या होने लगा, जो वर्कर्स थे वो शिफ्ट होने लगे एक प्लेस से दूसरी तरफ। बिफोर इंडस्ट्रियल मोस्ट वर्क टुक प्लेस एट होम। इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले क्या होता था, जो मोस्टली पीपल थे वो जो अपना काम करते थे वो कहाँ से करते थे, अपने घर से करते थे। एंड was completed collectively by all the members of the household। और जो काम होता था वो किसके द्वारा होता था, मतलब जितने भी मेंबर्स होते थे अपने उस फैमिली में, वो क्या करते थे, सब मिल करके काम पूरा करते थे। Advances in industrial technology such as machinery, operation on electricity and coal contributes to the separation of work and home। अब क्या होने लगा, जैसे कि इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी आने लगी, मशीनरी आने लगी, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, इन सब के लिए क्या करना पड़ा, लोगों को सेपरेट होने पड़ा अपने घर से, ठीक, काम के लिए घर से जाने लगे। फैक्ट्रीज ओन्ड बाय कैपिटलिस्ट एंटरप्रेन्योर बिकम्स द फोकल पॉइंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब क्या था, जो ऐसे जो कैपिटलिस्ट एंटरप्रेन्योर थे, मतलब जिनके पास पैसा ज्यादा था, वो क्या बन गए थे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मेन पॉइंट बन चुके थे। नेक्स्ट देखिए, पीपल सीकिंग जॉब इन फैक्ट्रीज वर ट्रेन टू परफॉर्म अ स्पेशलाइज्ड टास्क एंड रिसीव अ वेजेस फॉर दिस वर्क। अब जो पीपल जो क्या कर रहे थे, जो कि ट्रेन थे और जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे, उनको क्या कर, उनको वेजेस मिलने लगे थे उनके काम के लिए। मैनेजर सुपरवाइजेस द वर्क फॉर मैनेजर्स क्या करते थे, सुपरवाइज करते थे, मतलब उनको बताते थे कैसे काम करना है, क्या नहीं करना है। फॉर देयर टास्क वॉज टू एनहेंस अ वर्कर प्रोडक्टिविटी एंड डिसिप्लिन। और मैनेजर का काम क्या था कि वो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा और उनको क्या है, डिसिप्लिन को मेंटेन रखें। One of the main feature of modern society is an enormous expansion of economic interdependence। अब क्या था, मेन फीचर क्या था मॉडर्न सोसाइटी का, एक्सपेंशन करना इकोनॉमिक का, ठीक, क्या करना, इकोनॉमिक को एक बड़े लेवल पर क्या करना, बढ़ाना। We all are dependent on the immense number of other workers stretching right across the world for the production and services that sustain our life। अब क्या थे, हम लोग क्या थे, डिपेंड थे किसके ऊपर, डिफरेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड, किसके लिए, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, इन सब के लिए। With few extension, a vast majority of people in modern society do not produce the
फूड देट, अब क्या था, जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल थी मॉडर्न सोसाइटी में, वो खाना प्रोड्यूस नहीं करते थे, वो जो पहले खाते थे। द हाउसेज दे लिव इन और द मटेरियल गुड्स दे कंज्यूम, ठीक, और ऐसे घर जो उसमें वो रहते थे, और जो ऐसे ऐसी चीज़ें जो वो क्या करते थे, वो कंज्यूम करते थे, ये सारी चीज़ें क्या थी, चेंज होने लगी थी इसी के साथ। तो आज हम लोग अपने चैप्टर को यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।